Hello everyone, my name is सुरेंद्र कुमार. वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास. फ्रेंड्स, ये हमारा हिस्ट्री का सेकंड वीडियो है. ठीक है. सो लास्ट क्लास में फ्रेंड हमने इतिहास को जाना कि इतिहास क्या होता है. ठीक है. इतिहास को हमने देखा कि भाई प्राचीन इतिहास जो है, प्राचीन इतिहास सबसे पहले आपका प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में बटा हुआ है. ठीक है. प्रागैतिहासिक काल को हमने देखा कि प्रागैतिहासिक काल में हमारे पास, ठीक है, कोई साक्ष्य नहीं होते हैं, कोई रिटर्न एविडेंस नहीं होता है, लिखित साक्ष्य नहीं होते हैं, केवल और केवल क्या होता है, हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य होता है. और इसका एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, पाषाण काल. ठीक है, स्टोन एज. उसके बाद हमने पढ़ा आद्य ऐतिहासिक काल. आद्य ऐतिहासिक काल में आपने देखा था कि भाई इसके लिखित साक्ष्य तो होते हैं, बट इसको क्या नहीं होता है, पढ़ा नहीं जा सकता है. एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता, जो आद्य ऐतिहासिक टाइम पीरियड के अंदर आती है. फिर हमने आगे देखा था ऐतिहासिक काल. ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है कि भाई लिखित साक्ष्य भी है और उनको पढ़ा भी जा सके. ठीक है, जिनमें हमारे पास बुक्स और अभिलेख थे. ठीक है. सो आगे हमने पढ़ा था कि प्रागैतिहासिक काल जो है आपका, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के अंदर हमने क्या देखा था, पाषाण काल देखा था. ठीक है. और पाषाण काल को फिर हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, जिनमें पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण. सो उसी में हमें आज मध्यपाषाण पढ़ना है. ठीक है. पुरापाषाण हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे. उसकी जो फैक्ट बन रहे होंगे या एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन बन रहे होंगे, एमसीक्यू बन रहे होंगे, उनको हम बाद में या लास्ट में हम उनको डिस्कस कर रहे होंगे. ठीक. सो पाषाण काल मैंने बताया था कि ऐसा समय जब मानव जंगल में पशुओं की तरह क्या करता था, विचरण करता था या रहता था. ठीक है. ठीक. उसका मुख्य कार्य जो था वो आखेट करना या शिकार करना था. ठीक है. और मनुष्य खाद्य संग्रह की यहाँ पर भूमिका निभा रहा था. ठीक. मनुष्य यहाँ पर स्थायी नहीं रहता था, विचरण करता था केवल. ठीक है ना, खाने के लिए या अपने खाद्य संग्रह के लिए. ठीक. पाषाण काल को फिर हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, जिनमें हमने एक देखा था, तो एक हमारे पास पुरापाषाण बन रहा था, दूसरा मध्यपाषाण बन रहा था और फिर हमारे पास बन रहा था नवपाषाण. सो फ्रेंड, इसमें हमने पुरापाषाण पढ़ा था. ठीक है. और पुरापाषाण के अंदर हमने 3 डिवीजन इसके फिर किए थे, जिसमें आपका निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण. सो ये सेक्शन हम सारा कवर कर चुके हैं पुरापाषाण वाला. तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा हिस्ट्री का, तो आप क्लास 1 जरूर देखें, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करी गई हैं. ठीक है. तो आइए फ्रेंड, हम आगे आज बात करते हैं सबसे पहले मध्यपाषाण काल की, जहाँ से हमें आज पढ़ना है. युग का आरंभ अगर हम देखें तो ये 10,000 ईसी पूर्व से माना जाता है. 10,000 ईसी पूर्व के लगभग ये माना जाता है कि इस टाइम ये स्टार्ट होता है. ठीक. यह जो है वो पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच का संक्रमण काल है. अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें पुरापाषाण मिला. ठीक है. फिर उसके बाद हमें मध्यपाषाण मिला और देन हमें फिर क्या मिला है, न्यूलिथिक या, ठीक है, आपका न्यू स्टोन एज. ठीक है. सो इसके बीच का जो संक्रमण काल है, उसी संक्रमण काल को क्या कहा जा रहा है फ्रेंड, यहाँ पर मध्यपाषाण काल कहा जा रहा है. ठीक. इस काल में क्या हुआ था, जो तापमान था या टेम्परेचर था, उसमें चेंजेस आए. ठीक है. टेम्परेचर में वृद्धि हुई, जिससे पशु पक्षी पेड़ पौधों की प्रजातियों में भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ या चेंज हुआ. इसके पहले हमने जो टाइम पीरियड पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि भाई पृथ्वी जो है वो बर्फ से ढकी हुई है. ठीक है. या जिसको हमने योग कहा था. ठीक है. तो ये हम उसमें देख चुके थे. आगे अगर हम फ्रेंड देखें तो यहाँ बताया गया है कि पत्थर के परिष्कृत औजार, ठीक है, हड्डी के उपकरण का भी यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो गया था. पत्थरों के जो थे यहाँ पर वो परिष्कृत औजार थे ना, जिनको बनाया गया था. ठीक है ना, अलग तरीके से. या टेक्नोलॉजी यहाँ पर हमें चेंज देखने के लिए मिल रहा है. ठीक है. पत्थर के स्थूल हथियारों, मतलब छोटे हथियारों का स्थान जो था वो अब उपकरणों ने ले लिया था. यहाँ पर कुछ उपकरण इवेंट किए गए थे, कुछ छोटे छोटे पत्थरों से या अलग अलग चीज़ों से उपकरण बनाए गए थे. ठीक है. इस काल में सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन जो था वो क्या था, तीर कमान था. एक प्रकार का उपकरण है. ठीक है. जो लकड़ी और पत्थर की हेल्प से, इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि ये तीर बना हुआ है. ठीक है. या तीर कमानों का ये यूज़ कर रहे थे. तो ये यहाँ एक चेंज था बहुत बड़ा. ठीक है. मध्यपाषाण काल में हमें क्या चेंज मिल रहा है कि अब जो पत्थर के उपकरण थे, जिनसे वो शिकार करते थे, जो भी चीज़ें करते थे, उनका स्थान अब किस चीज़ ने ले लिया है, तो यहाँ पर तीर कमान ने ले लिया, जिसको आप आर्चरी कह सकते हैं. ठीक है. तो तीर कमान ने यहाँ पर ले लिया और इसमें भी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये इसका यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. इससे हुआ क्या, तो इससे एक परिवर्तन यहाँ पर आया कि अब जो शिकार करते थे, शिकार करने की तकनीक में या जो टेक्नोलॉजी थी उसमें चेंज आ गया शिकार की तकनीक में. अब ये क्या करने लगे कि अब ये केवल बड़े जानवरों का ही शिकार नहीं करने लगे, बल्कि छोटे जानवरों का या पशु पक्षियों का शिकार भी करने लगे, मछलियाँ पकड़ने लगे, क्योंकि इनके पास अब टेक्निक आ गई थी. या जो हथियार थे उसमें आप देख पा रहे हो तो तीर कमान इनके पास है. ठीक है. तो उससे ये क्या कर पा रहे हैं, अब छोटी चीज़ों का शिकार भी कर पा रहे हैं. पहले जो पत्थर थे, ठीक है, तो उनकी हेल्प से वो क्या करते थे, बड़े जानवरों का शिकार करते थे. ठीक. देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि मध्यपाषाण काल के जो उपकरण हैं वो छोटे पत्थरों से निर्मित थे और इनकी अगर हम लंबाई या साइज़ की बताएं तो 1 से 8 सेंटीमीटर तक इनकी लंबाई या इनकी साइज़ थी. ठीक है. ये आकी गई थी और इसी कारण इसे या इन उपकरणों को माइक्रोलिथिक्स के नाम से भी जाना जाता है. एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आता है या कई बार पूछा भी जाता है कि माइक्रोलिथिक्स क्या है. ठीक है. या किस टाइम पीरियड में यूज़ होता था. तो आपको बताना है कि मध्यपाषाण काल में हम, ठीक है, इसको देखते हैं. ये पत्थरों के जो छोटे हथियार हैं उन्हीं को माइक्रोलिथिक्स के नाम से जाना गया
है उपकरणों को। ठीक, आगे हम बात करते हैं फ्रेंड, तो भीमबेटका से मानव अंत्येष्टि के प्रमाण भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं या मिलते हैं, है ना। भीमबेटका जैसा कि आपको पता है कि 1958 में या 1958 में, ठीक है, बाकड़कर जी के द्वारा इसको खोजा गया था। इसके बारे में हम आगे काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। सो भीमबेटका से मानव अंत्येष्टि के प्रमाण प्राप्त होते हैं, ठीक है। और 9 क्या है कि भीमबेटका से मृदभांडों की प्राप्ति नहीं हुई है, ठीक है। मतलब जो पोट्री है, जो मिट्टी के बर्तन है, यहाँ से प्राप्त हमें नहीं होते हैं, ठीक है। अग्नि का उपयोग जो है वो मध्य पाषाण काल को पूरा पाषाण काल से अलग करता है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, या क्लास 1 में डिस्कस किया था, कि जो पूरा पाषाण है उस टाइम पीरियड में आग की खोज तो हो गई थी, आग का आविष्कार तो हो गया था, बट क्या था कि उसका बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था, या उसका यूज़ नहीं था, लोगों को उसका ज्ञान नहीं था कि हमें किस तरीके से इसका यूज़ करना है, ठीक है। बट उसकी खोज हो चुकी थी। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि मध्य पाषाण काल जो है इसको पूरा पाषाण से अलग कौन कर रहा है, तो अग्नि का उपयोग कर रहा है। मतलब यहाँ पर आग का जो उपयोग है वो स्टार्ट हो गया था। और ये ज़्यादा प्रचलन में कब आया था, तो आप देखो कि नव पाषाण काल में हमें इसको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हम आग का प्रयोग देख रहे हैं, तो ये किस लिए कर रहे हैं, तो मानव अंत्येष्टि की विधि जो है इस काल की विशिष्ट पहचान थी, ठीक है। मतलब मानव को जलाना या उसको, ठीक है, उसका अंतिम संस्कार जिसको हम कहते हैं अंत्येष्टि, ठीक है। तो इस यहाँ पर अग्नि का हमें या आग का प्रयोग यहाँ पर देखने मिल रहा है मध्य पाषाण काल में, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। आगे हम बात करते हैं, तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो मध्य प्रदेश के आजमगढ़ तथा राजस्थान में बागौर नामक स्थान से मिले हुए हैं, ठीक है। ये बात भी हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। सो आगे फ्रेंड हम बात करते हैं, इस काल के जो महत्वपूर्ण उपकरण थे उनमें ब्लड, क्रोड, नुकीला औजार, त्रिकोणनुमा, है ना, इस तरीके का कुछ आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि त्रिकोणनुमा इस तरीके का कोई औजार था, ठीक है। तीर के अग्रभाग में इसका उपयोग करते थे, जैसे कि यहाँ पर ये लगाया गया है, ठीक है। और मध्य पाषाण युग में औजार बनाने की तकनीक जो थी उस तकनीक को फ्लूटिंग कहा जाता था। ये बात आप ध्यान यहाँ पर रख सकते हैं कि मध्य पाषाण काल में जो औजार बनाए जाते थे उस औजार बनाने की तकनीक को क्या कहते थे, फ्लूटिंग कहते थे, ठीक। ये बात भी हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक। आगे हम बात करते हैं, तो मध्य पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल हैं या जो भी प्लेस हैं उनमें कौन कौन सी जगह आती है, तो एक बागौर आता है जो आपका राजस्थान में है, ठीक है। सराय नाहर जो है ये उत्तर प्रदेश में आता है, और एक आता है महदहा, ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश में आता है, यूपी में, ठीक है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में आता है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश के सारे स्थल में अलग से एक वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिसमें मध्य प्रदेश के जितने भी पाषाणकालीन स्थल हैं या मध्य प्रदेश में पाषाण काल को हम अलग से डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्थल आपको मध्य प्रदेश के अंदर मिलते हैं, ठीक है, और वहाँ से आपके स्पेसिफिक स्टेट एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। आपके जितने भी स्टेट एग्जाम हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो मध्य प्रदेश का हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम इन सारे स्थलों को डिस्कस करने वाले हैं। एक आपका आता है यहाँ पर सगन कुल्लू, ठीक है, जो कर्नाटक में आपको मिलता है। तो नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं भाई आपके, है ना, यहाँ से कि ये प्लेस कहाँ आते हैं, ठीक है, और किस चीज़ टाइम पीरियड से संबंधित हैं, ठीक है। स्टेट सर्विस एग्जाम्स में तो आपसे जरूर ये पूछे जा रहे होंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो जो सराय नाहर है, ठीक है, और महदहा है, ठीक है, तो यहाँ ये ऐसे स्थल हैं सराय नाहर और महदहा जहाँ से सबसे पहले या प्रथमता हमें स्तंभ गर्त यहाँ पर पाए गए हैं, या सबसे पहले हमें क्या मिले, यहाँ पर स्तंभ गर्त मिले हैं, ठीक है। स्तंभ गर्त का मतलब ये होता है कि स्तंभ मतलब खंबा, तो इस तरीके से खंबा लगाओ, ठीक है, उसके ऊपर एक छत यहाँ पर बनाई गई है, ठीक है, और इसको ये खंबे हैं इसको गाड़ के ज़मीन में और इसके ऊपर छत बना देते थे, ठीक है, उसके ऊपर लोग रहते होंगे। तो ऐसे प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि स्तंभ गर्त के प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि सराय नाहर और महदहा से हमें क्या होते हैं, इसके प्रमाण प्राप्त होते हैं, ठीक। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हो कि जो सराय नाहर है यहाँ से मानवीय आक्रमण या युद्ध के प्रारंभिक साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, है ना, कि मानवीय आक्रमण या युद्ध के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आप ये बताओगे। क्योंकि देखो फ्रेंड, इस टाइम पीरियड में हम जो पाषाण काल पढ़ रहे हैं या स्टोन एज पढ़ रहे हैं, इस टाइम पीरियड में हमारे पास कोई लिखित एविडेंस नहीं है, कोई एग्जैक्ट हमारे पास प्रूफ नहीं है कि भाई ये चीज़ 100% ऑथेंटिकेट है या 100% है। हमें जो साक्ष्य मिले हैं उसके बेसिस पर हम चीज़ें बता रहे हैं। तो अलग अलग बुक्स में भी आपको चीज़ें अलग अलग देखने मिल सकती हैं। थोड़ा सा इस पर विवाद भी रहता है कि इस टाइम के बारे में एग्जैक्ट जानकारी ना होने के कारण या 100% जानकारी ना होने के कारण हम 100% श्योर नहीं होते हैं कि भाई ये चीज़ें इस तरीके से हैं। बट जो भी हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी तथ्य हैं, उसके आधार पर हम इतनी चीज़ों को समझ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं नियोलिथिक एज या न्यू स्टोन एज की, ठीक है, या ऐसे ही हम क्या बोलते हैं, नवपाषाण काल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात अगर करते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक कृषि एवं पशुपालन की जो शुरुआत है वो नवपाषाण काल से मानी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी ये है कि नवपाषाण काल से ही, ठीक है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके अंदर आरंभिक कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, एक सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है।
नवपाषाणकालीन संस्कृति जो है अपने पूर्वगामी संस्कृतियों की तुलना में अधिक विकसित थी। इसका मतलब यह है कि इसके पहले जो संस्कृतियां हमें मिली थी, जिनमें हमने पुरापाषाण की बात करी या मध्यपाषाण काल की बात करी या मध्यपाषाणकालीन संस्कृतियों की बात करी, तो नवपाषाणकालीन जो संस्कृति है ये कहीं ना कहीं उनसे काफ़ी बेहतर है या उनकी तुलना में अधिक विकसित या अधिक डेवलप्ड हमें दिखाई देती है। कौन सी? नवपाषाणकालीन संस्कृति। क्यों दिखाई देती है, उसके पीछे क्या कारण है, तो वो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो आपको सबसे पहले यही मिलेगा कि भाई कृषि और पशुपालन की शुरुआत यहाँ पर हुई, जिसको हम क्या बोल रहे थे कि क्रांतिकारी परिवर्तन है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ आपको अचानक मिल गए। जब आप पुरापाषाण काल में थे, पुरापाषाण से आप मध्यपाषाण में आए और मध्यपाषाण से आप नवपाषाण में आ रहे हो, तो यहाँ जब आप आ रहे हो नवपाषाण काल में, तो आपको बहुत सारी चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक, मानव कृषि जो है, मानव कृषि कार्य से पूरी तरह क्या हो गया था, परिचित हो गया था। ठीक, उसने पशुपालन के साथ साथ कृषि कर्म को आजीविका का सहारा भी बना लिया था, है ना। साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं कि भाई मानव यहाँ पर स्थायी निवास भी करने लगा। ठीक, एक विद्वान है गार्डन चाइल्ड, है ना, तो गार्डन चाइल्ड जैसे विद्वानों ने ये कहा है, या इस टाइम पीरियड को इनने नवपाषाणिक क्रांति की संज्ञा भी दी है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में कई बार छोटे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कि नवपाषाणिक क्रांति की संज्ञा इसे, ठीक है, नवपाषाण काल को किस व्यक्ति के द्वारा दी गई, ये किन विद्वानों ने ये कहा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं फैक्ट। ठीक है, नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूछा जाता है आपसे कि कब किया गया था और किसने किया था। ठीक है, तो नवपाषाण काल का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो जॉन लुबाक ने अपनी एक पुस्तक थी जिसका नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम्स, तो प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। यहाँ से आपके दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। आप तो एक तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई प्री हिस्टोरिक टाइम्स जो है वो किसकी पुस्तक है। ठीक है, तो जॉन लुबाक आप बता रहे होंगे। और दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकते हैं कि नवपाषाण काल शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है वो किस व्यक्ति ने किया था, तो वो भी आप बता सकते हो। और किस किताब में किया गया था, तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक, तो यहाँ से आपके ये क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं कि नवपाषाण संस्कृति जो है इसके कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो क्या है। तो कृषि का प्रारंभ स्टार्ट हो गया, है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई कृषि यहाँ पर स्टार्ट हो गया। ठीक, पशुपालन का विस्तार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पशुपालन यहाँ पर स्टार्ट हो गया। ठीक है, ठीक, मनुष्य अब क्या करने लगा, जानवरों को पालतू बनाने लगा या उनका पशुपालन करने लगा। ठीक, घर्षित पत्थर के पॉलिशदार औजार नवपाषाण संस्कृति की अनिवार्य विशेषता है। मतलब जो पत्थर है अब उनको घिस घिस के छोटे छोटे हथियार बनाए जाने लगे, जो उन पे पॉलिश किया जाने लगा या इस तरीके से बनाया जाने लगा कि वो चमकदार दिख रहे हैं, पॉलिशदार दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ की विशेषता है, अनिवार्य विशेषता है। ठीक, ग्राम समुदाय का यहाँ पर प्रारंभ हो गया। ठीक है, लोग एक ग्राम समुदाय की तरह क्या कर रहे हैं, एक झुंड में या एक ग्रुप में यहाँ पर रहना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, मृद भांडों का निर्माण किया गया, मतलब पोल्ट्री का निर्माण किया गया। जैसा कि हमने अभी देखा था कि भाई मिड आपका टाइम पीरियड है या मध्य जो पीरियड है, ठीक है ना, मध्य पास, उसमें क्या था, हमने देखा था भीमबेटका के पास हमें कोई पोल्ट्री या कोई भी मृदभांड नहीं मिले हैं, केवल अंत्येष्टि का साक्ष्य में मिला है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या चेंज आ रहा है कि यहाँ पर आपको पोल्ट्री या मिट्टी के बर्तन या मृदभांड भी देखने के लिए मिल रहे हैं। सो इस चीज़ को आपको विशेष रूप से क्या करना है, ध्यान रखना है। मिट्टी के बर्तन मतलब आपका क्या हो जाएगा, मृदभांड या पोल्ट्री यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक, सो देन हम आगे बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पर नवपाषाणिक संस्कृति का भौगोलिक विस्तार। जो नवपाषाणिक संस्कृति है, सो संस्कृति का भौगोलिक विस्तार अगर हम बात करें कि भौगोलिक या एक्सपांसन जो है जोग्राफिकल वो कहाँ कहाँ है। ठीक है, सो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, नॉर्थ जोन मतलब उत्तर क्षेत्र, ठीक है, मध्यवर्ती क्षेत्र मिडिल जोन, ठीक है, और फिर आप देखेंगे तो उत्तर मध्य क्षेत्र आएगा, पूर्वी क्षेत्र आएगा और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। सो इन 5-6 क्षेत्रों में हम देखते हैं इनका जो है, ठीक है, वो नवपाषाण संस्कृति का क्या है, भौगोलिक विस्तार है। ठीक है, सो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की हम बात करते हैं भाई, इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं। सो इसमें आपका बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित मेहरगढ़, ठीक है, आता है। बलूचिस्तान क्षेत्र में आपका स्थित क्या आता है, मेहरगढ़ यहाँ पर आपका आता है। ठीक है, इस संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल ये माना जाता है किसको, मेहरगढ़ को। ठीक है, और यहाँ से हमें पता चलता है कृषि के साक्ष्य के बारे में, जिसमें आपको गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों के अवशेष यहाँ प्राप्त होते हैं। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि ये प्राचीन कालीन, ठीक है, या नवपाषाण कालीन क्या है, या इतिहास का सबसे पहले हमें कृषि का साक्ष्य अगर कहीं से मिलता है तो वो आपको कहाँ से मिलता है, बलूचिस्तान क्षेत्र के मेहरगढ़ से, है ना। बलूचिस्तान आपका जो पाकिस्तान में आता है। सो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फैक्ट में आपको अलग से बाद में स्पेशली बताऊंगा, ठीक है, जिसमें आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड उत्तर क्षेत्र। ठीक है, उत्तर क्षेत्र के अंदर आप बताओगे कि यहाँ पर जो स्थल है वो कश्मीर घाटी में फैले हुए थे। सो मतलब उत्तर में जो आपको स्थल मिल रहे हैं ना यहाँ पर, ठीक है, ये कहाँ फैले थे, तो ये कश्मीर घाटी में फैले थे। जिसमें आपको क्या मिल रहा है, तो एक जगह आपको मिल रही है बुर्ज होम और दूसरा क्या है, गुफ कराल। ठीक है, 2 स्थल आपको यहाँ पर मिल रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका बुर्ज होम है, दूसरा क्या है, गुफ कराल है। ठीक है, बुर्ज होम का मतलब या इसका आशय क्या होता है, तो इसको बोलते हैं प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब जन्म का स्थान। इसका शाब्दिक अर्थ क्या मिलता है बुर्ज होम का, कि प्लेस ऑफ बर्थ या जन्म का स्थान। 1935 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डी टेरा, ठीक है, और एक व्यक्ति और थे जिनका नाम क्या था,
पीटरसन, ठीक है। सो इनके द्वारा इसको खोजा गया था बुर्ज-होम को, ठीक है। यहाँ की दो हमें विशेषताएं क्या मिलती हैं कि बुर्ज-होम के अंदर हमें गर्त निवास मिलता है और मृद भांडों की विविधता मिलती है, मतलब अलग अलग तरह के मृद भांडों को यहाँ पर यूज़ किया जा रहा था। गर्त निवास का मतलब ये होता है कि ज़मीन के अंदर एक प्रकार का गड्ढा बनाना और उसके अंदर रहना, ठीक है। ये हमें यहाँ पर साक्ष्य या प्रमाण हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, कहाँ पर, बुर्ज-होम में। सो ये आपको ध्यान रखना है। गुफ़ कराल का अगर आपसे कभी शाब्दिक अर्थ पूछा जाए या इसका मतलब पूछा जाए तो आप बताओगे केव ऑफ पोर्टर्स, ठीक है। मतलब कुम्हार की गुफा, कुम्हार की गुफा को ही गुफ़ कराल कहा जाता था। आपसे कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई गुफ़ कराल शब्द का संबंध, ठीक है, किस चीज़ से है या क्या ये है, ठीक है। पीसीएस एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डीप, ठीक है, तो इनको आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्यवर्ती क्षेत्र की। तो मध्यवर्ती क्षेत्र में आप अगर प्लेसेस देखोगे कौन कौन से स्थान यहाँ पर आते हैं मिडिल जोन में, तो यहाँ पर आपको मिलता है कोल्डी हवा, ठीक है, महागरा और चौपानी मांडो, ठीक है। ये प्रमुख स्थल यहाँ पर 3 आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कोल्डी हवा की। सो कोल्डी हवा में आप बताओगे कि यहाँ उत्खनन से नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्र तथा लौहकालीन संस्कृतियाँ भी यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि हमें किस स्थान से ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियाँ या लौह संस्कृति के भी कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो आपकी जगह क्या बनती है, कोल्डी हवा, ठीक। यहीं पर चावल और धान उगाए जाने का साक्ष्य भी प्राप्त होता है जो 7000 ईस्वी पूर्व का है, सबसे प्राचीन, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये इतना प्राचीन है कि इसे माना जाता है कि चावल की खेती का भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का या विश्व का सबसे अधिक प्राचीन साक्ष्य ये है। तो ये चीज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाती है कि चावल की खेती का भारत ही नहीं बल्कि विश्व का या दुनिया का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है। तो आप बता सकते हैं कि कोल्डी हवा से हमें प्राप्त होता है, जो लगभग 7000 ईस्वी पूर्व का है, चावल उगाने का साक्ष्य और धान का, ठीक। ये बात हमें ध्यान रखनी है। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पर नेक्स्ट, तो महागरा आपका आता है। यहाँ आप कह सकते हैं कि यहाँ से धान के अलावा जौ की खेती के भी हमें क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि धान के अलावा जौ की खेती के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आप बताओगे महागरा, ठीक है। ये स्थल हमें ध्यान रखना है। और ये कहाँ आता है, तो मध्यवर्ती क्षेत्र के अंदर आता है। चौपानी मांडो की अगर हम बात करते हैं तो आप बताना कि चौपानी मांडो के मध्य पाषाणकालीन स्थल से मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ आकृतियों जैसी झोपड़ी तथा सांझे चूल्हे के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जैसे हम देखते हैं कि भाई मधुमक्खी की जो छत्ते की आकृति होती है वो कुछ इस तरीके की होती है ना, छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, ऐसे कुछ यहाँ पर झोपड़ी या सांझा चूल्हे के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि चौपानी मांडो ये स्थल आपका आता है, ठीक। देन हम ईस्टर्न एरिया की बात करें या पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ स्थल मिलते हैं जिनमें आप बताओगे कि नवपाषाणकालीन बस्तियों में यहाँ पर हमें चिरांद मिलता है, सेनुआर मिलता है, ताराडीड, कुचाई, डायोजल हार्डिंग तथा पांडु राजार दीबी, ठीक है। ये स्थल हमें कहाँ मिलते हैं, तो ये नवपाषाणकालीन बस्तियों के अंदर आपको पूर्वी क्षेत्र के अंदर मिल रहे होंगे, ठीक है। यहाँ से उत्खनन के द्वारा हमें नवपाषाणकालीन प्लस आपका ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे इसी में आपका सेनुआर आता है। तो सेनुआर में आप बताओगे कि उत्खनन से हमें पता चलता है कि यहाँ के जो किसान थे वो जौ, मटर तथा कुछ मोटे अनाजों की खेती भी करते थे। तो अगर हमसे पूछा जाए कि चावल, जौ तथा कुछ मोटे अनाजों की खेती का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप बताना कि यहाँ पर हमें सेनुआर से प्राप्त होता है। पांडु राजार दीबी जो है ये पश्चिम बंगाल में आपका मिलता है, ठीक है। और डायोजल हार्डिंग जो है ये असम के महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल है। अगर आपको भारत में पूछे जाएँ, ठीक है, कि ये स्थल कहाँ मिलते हैं या कहाँ आते हैं, तो आप बता सकते हो कि ये पश्चिम बंगाल में है और ये आपका डायोजल हार्डिंग जो है वो असम में है। मध्य प्रदेश के तो हम अलग से पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। बाकी जितने भी हमें मिल रहे हैं हम उनको देखते जाते हैं। विशेषताओं की अगर आप बात करते हो कि भाई यहाँ से क्या हमें मिला है, क्या यहाँ पर फेमस है या कौन सी चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आप बताओगे स्कंद युक्त कुल्हाड़ियाँ, ठीक है, स्कंद युक्त कुल्हाड़ियाँ, गोलाकार छोटे घर्षित कुल्हाड़ियाँ, ठीक है, और रज्जु चिन्हित मृदभांड हमें यहाँ पर मिले हुए हैं। सो ये 3 चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। आगे फ्रेंड हम बात करते हैं, सो उत्तर मध्य क्षेत्र जो आता है इसमें हमें मुख्यतः राजस्थान से प्राप्त स्थलों को इसके अंदर रखा गया है। सो नेक्स्ट फ्रेंड हम बात करते हैं नॉर्थ सेंट्रल जोन या उत्तरी मध्य क्षेत्र। इसमें मुख्यतः राजस्थान से प्राप्त स्थलों को रखा गया है, ठीक है। उत्तरी मध्य क्षेत्र जो है इसके अंदर राजस्थान से प्राप्त स्थलों को रखा गया है। यहाँ के उत्खनित प्रमुख स्थानों में जो आता है आपका, एक तो आपका बागौर आता है, ठीक है, दूसरा आता है बालाथल, ठीक है। ये 2 स्थान आपके कहाँ पर आते हैं, इस वाले पार्ट के अंदर आते हैं, उत्तरी मध्य क्षेत्र के अंदर, ठीक। बागौर से कृषि के साथ पशुपालन का साक्ष्य भी मिल रहा है हमें, ठीक। यहाँ से प्राप्त ताम्र मुद्राओं पर हाथी तथा चंद्रमा की आकृति बनी हुई है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ से जो मुद्राएं, ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, उनके अंदर हमें किस चीज़ का, तो हाथी और चंद्रमा की आकृति का साक्ष्य मिला है या चिन्ह हमें अंकित मिला है। मध्य प्रदेश में हम देखें तो एरण तथा दक्षिण में गुजरात में अगर आप देखोगे तो जोरबे भी क्या है, नवपाषाणकालीन स्थल है। मध्य प्रदेश को तो हम सारे अलग से पढ़ेंगे, बट यहाँ पर आपका एक एरण आता है जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, और एक आपका जोरबे आता है, ये गुजरात में है। तो गुजरात का आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट हमारा दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र को आप बताएंगे, ठीक है, ये आपको साउथ में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप बताएंगे कि कार्बन 14, ठीक है, डेटिंग के आधार पर दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति का काल जो है वो 2600 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है, ठीक है। प्रमुख स्थलों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मास्की मिलता है, ब्रह्मगिरी, सगनकल्लू, ठीक है, हल्लूर, कोडेकल, टी नरसीपुर, पिकलीहल, टेक्कल कोटा, ये जो है वो कर्नाटक में आता है। तो ये स्थल जो है ये आपके कहाँ के हैं, प्रायद्वीप क्षेत्र के हैं या दक्षिण या साउथ के हैं, ठीक। इनमें हम देखें तो आंध्र प्रदेश के हमें कुछ प्रमुख स्थल मिलते हैं जिनमें आपका नागार्जुन कूड़ा, पलबाय, उत्तनूर, सिंगलपल्ली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंगलपल्ली, ठीक है। सो ये आपको कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं आपको आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक। लास्ट हम तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु के प्रमुख स्थलों में आपको मिलता है पय्यमपल्ली, ठीक है, इसको रखा गया है। दक्षिण भारत में नवपाषाणिक संस्कृति काल जो है वो 1000 ईसा पूर्व तक रहा है, ठीक। इसके पश्चात यहाँ पर महापाषाणिक संस्कृति स्टार्ट हो गया या महापाषाणिक संस्कृति का यहाँ पर क्या हुआ है, उदय हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें महापाषाणिक संस्कृति की तो आप कह सकते हो कि इसका जो प्रचलन है वो दक्षिण भारत में विशाल पत्थरों से समाधियाँ बनाई जाती थी, ठीक है, या विशाल पत्थरों का यूज़ करके, ठीक है, जो चीज़ें बनाई जाती थी वो आपकी कहाँ पर आपको मिलती हैं, तो महापाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत आपको मिलती हैं। मध्य प्रदेश की भी इसमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं महापाषाणिक संस्कृति के, जिसमें आप रीवा, सीधी, सिवनी ना बड़ी जो समाधियाँ हैं या केप्स वगैरह हैं, ये गुफाएँ हैं जो हैं वो इन्हीं से बनाए जाते थे, बड़े पत्थरों से। तो इसी को महापाषाणिक संस्कृति कहा गया है, ठीक। इस काल का मानव जो है वो खाद्य पदार्थों के उपभोक्ता के साथ साथ क्या हुआ, उत्पादक भी बनाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस टाइम पीरियड का जो मानव था वो खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता तो था, खाने के पीछे तो घूमता था, बट उसके साथ जो चेंज यहाँ पर आ रहा है वो क्या है कि अब ये क्या बन गया है, उत्पादक भी बन गया है, चीज़ों को प्रोड्यूस भी करने लगा है। घुमक्कड़ी जीवन को त्याग कर क्या करने लगा है, आवास बनाकर रहने लगा है, कृषि वगैरह हमें देखने मिले। तो यही एक बहुत बड़े चेंजेस इस टाइम पीरियड में हमें मिलते हैं नवपाषाण, ठीक है, संस्कृति के अंदर, ठीक। नवपाषाणिक बस्तियों की एक अन्य विशेषता ये भी रही है कि इनकी जो अर्थव्यवस्था थी, जो इनकी जो इकोनॉमी थी ना वो क्या थी, आत्मनिर्भर थी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है विशेष रूप से, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फ्रेंड हम बात करेंगे यहाँ पर जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, उसके अंदर जो फैक्ट आपके बन रहे होंगे, एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस बन रहे होंगे, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा ये सेक्शन पाषाण काल वाला जो सेक्शन है, ठीक है, ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद आपको अलग से एक वीडियो मिल रहा होगा जिसमें हम मध्य प्रदेश में पाषाण काल को पढ़ रहे होंगे, और जो भी स्थान फोकस यहाँ पर कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जो एग्जाम है, ठीक है, तो उनको हम लेकर चल रहे हैं। तो हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो भी स्थल हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जैसे कि आपका भीमबेटका है, ठीक है, नबदा टोली है, कायथा है, नागदा है, एरण है, ठीक है, खेड़ीनुमा है, ठीक है। तो ऐसे स्थल जो आदमगढ़ की गुफाएं हैं, ठीक है ना, नवपाषाण काल के, भीमबेटका है, हथनौरा है, तो इनको हम यहाँ पर कवर करके चल रहे होंगे, जो आपके पीसीएस एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे मध्य प्रदेश के पीएससी एग्जाम के लिए। और मध्य प्रदेश में जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए सारे इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी हम इंडियन हिस्ट्री में जो इंडिया के स्थल हैं उनको हम कवर करने की कोशिश आगे हम करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।